नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो यहां पे एक आलोचना होगी यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी की, उनके इंटरवेंशन की। आप यहां पे देख सकते हो आर्टिकल, इनेप्ट प्रेसिडेंट्स क्लूलेस पॉलिसी फ्रॉम बुश टू बाइडेन, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज रिट्रीटिंग द स्टेटस ऑफ हेजिमन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि एक सवाल है यहां पे, क्या यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी कम हो रही है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो दबदबा है वो कम हो रहा है? आर दे इन रिट्रीट? वी कैन से यस, लेकिन हम लोग एक और सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इफ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन कौन बनेगा अगला हेजिमन, यानी कि कौन बनेगा अगला सुपर पावर वर्ल्ड में? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। इस पूरे चर्चा में आपको दो काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगी, दो आइडियाज के बारे में बात करूंगा। एक होगी हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, एक होगी थुसाइडिडीज ट्रैप। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। जनरल स्टडीज में भी आप इसको काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स यू विल नो। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससीज और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। देखिए, जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान में से, तब से सवाल उठ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। अब बहुत से लोगों ने ये कहा है कि बाइडेन का ये ब्लंडर था दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज लेफ्ट अफगानिस्तान एंड नाउ यूएसए इटसेल्फ इज आइसोलेटेड। अब जब से विड्रॉवल हुआ है तब से इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म आई है कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यूएसए अभी हेजिमन नहीं बचा, यानी कि उनकी जो हेजिमनी थी। अब हेजिमनी क्या होती है? हेजिमनी मतलब एक देश का दबदबा, दैट इज कॉल्ड हेजिमनी। यानी कि उनके आइडियाज, उनका कल्चर, उनके थॉट्स सभी पूरे विश्व के ऊपर वो एक बहुत बड़ा छाप छोड़ देते, बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ देते। दैट इज कॉल्ड एज हेजिमनी, राइट? तो उनकी हेजिमनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस हेजिमनी से जुड़ी हुई एक आइडिया के बारे में। इनफैक्ट हम लोग यूएस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इन जनरल कितने हेजिमन्स रह चुके हैं वर्ल्ड में, स्पेशली पिछले 200 से 300 सालों में, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के बारे में। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए, इस थ्योरी को दिया था चार्ल्स किंडरबर्गर ने। ये है चार्ल्स किंडरबर्गर, एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। इन्होंने किताब लिखी थी द वर्ल्ड इन डिप्रेशन 1939। 10 सालों का वर्ल्ड इन डिप्रेशन के बारे में एक उन्होंने बुक लिखी थी। 1980s में बुक प्रिंट हुई थी, जिसका बेसिक आइडिया ये था कि वर्ल्ड डिप्रेशन में क्यों गया, क्योंकि उस समय में वर्ल्ड में कोई हेजिमन नहीं था। हेजिमन मतलब एक ग्लोबल पुलिसमैन समझ लीजिए, सबसे बड़ा पावर है जो सभी को कंट्रोल करेगा। अगर हम लोग एक फैमिली लेवल की बात करें तो फैमिली में समझ लीजिए एक जो एल्डर फिगर नहीं है, एल्डर फिगर सबसे बड़ा जो फैमिली में होता है, वो पूरे फैमिली पे दबदबा रखा हुआ रहता है, सबको कंट्रोल में रखते हैं। तो चार्ल्स किंडरबर्गर कहते हैं कि वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरह की जरूरत है कि एक वर्ल्ड हेजिमन होना चाहिए जो स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी सेटअप कर सकता है। यानी कि विश्व शांति अगर चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक डोमेन में, इन जनरल ऑल्सो विश्व शांति चाहिए, विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहिए, तो एक हेजिमन होना चाहिए, उसका दबदबा होना चाहिए और वो इंटरनेशनल ऑर्डर के रूल्स सेटअप कर सकता है। अब चार्ल्स किंडरबर्गर ये कहते हैं कोई भी हेजिमन हो, उस हेजिमन को अगर वर्ल्ड अफेयर्स कंट्रोल करने हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये लॉन्ग टाइम क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। चार्ल्स किंडरबर्गर कहते हैं जब भी कोई हेजिमन बनता है तो 100 साल के लिए वो कंट्रोल कर देते हैं पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को। अब वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास क्या पावर्स होनी चाहिए? पहले तो उनके पास लार्ज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, साथ ही साथ दे शुड बी अ सुपीरियर नेशनल पावर, यानी कि उनके पास सॉफ्ट पावर भी होना चाहिए। उनकी जो आइडियाज होती है वो दूसरों के साथ मैच होनी चाहिए ताकि दूसरे भी उनके पीछे बैंड वैगन कर सके। अब ये होगा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो ऑब्वियस चीज है, अगर हेजिमन बनना है तो पूरे विश्व में जो भी चल रहा है आपको इंटरवीन करना है, तो आपको पैसा तो बहुत सारा चाहिए। तीसरी चीज है आपके पास ग्रेट विल होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए हेजिमनी बनने की। अब इस लैक ऑफ विल के कारण ही हम लोग कह सकते हैं कि यूएसए हेजिमनी नहीं बना 1945 तक, क्योंकि अगर हम लोग पहले विश्व युद्ध की बात करें, दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन उनकी ज्योग्राफी की वजह से बहुत ज्यादा अलूफ थे। यानी कि वो यूरोपियन मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ऑल्दो बहुत बड़े बिजनेसमैन जरूर थे।
जहां पे भी लड़ाई चल रही है वहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेचेंगे। तो बहुत बड़ा पावर था, इनके पास पैसा था, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी काफी थी, काफी क्लाउड भी था, लेकिन इनके पास विल नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई रोल प्ले करे, राइट। अब ये बिकॉज ऑफ मनरो डॉक्ट्रिन कहता था कि आइसोलेशनिस्ट हो, अमेरिका फॉर अमेरिकास, लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद ये बदल गया। हैरी ट्रूमन ही चेंज्ड द यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड ही सेड अब हम लोग इंटरवेंशनिस्ट बनेंगे, स्पेशली टू कंट्रोल और काउंटर कम्युनिज्म। विल आ गई 1945 के बाद। उसके अलावा एक और चीज होनी चाहिए, ग्रेट कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर जिस तरह का भी सेटअप है जिसमें मैं हेजिमन हूं, मैं उसको कमिट करके रखूंगा, मैं उसको सेटअप करके ही रखूंगा एटलीस्ट 100 सालों के लिए। ये कहते हैं चार्ल्स किंडरबर्ग। अब अगर इस थ्योरी के बारे में बात करें, इस थ्योरी के तहत कौन हेजिमन बना है? देखिए, अभी तक विश्व में हम लोग पिछले 200 से 300 सालों में 2 हेजिमन्स देख चुके हैं। पहला हेजिमन था ब्रिटेन। अब इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि किसी भी व्यूअर को, किसी भी दर्शक को कोई डाउट होगा, क्योंकि अगर हम लोग ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश का इतना दबदबा था, सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स थे विश्व में, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे इनकी कॉलोनी थी, राइट। ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता है, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट तक कहीं ना कहीं उनकी टेरिटरी पड़ी हुई है, तो वो एक बहुत बड़े हेजिमन थे और उन्होंने स्टेबिलिटी बरकरार रखी थी। अब स्टेबिलिटी हेजिमन कैसे बरकरार रखता है? जो उन्हें कंपीट करता है उनको काउंटर करके, कुछ अलायंस करके, कुछ पार्टनरशिप करके, किसी ना किसी तरह से वो अपनी हेजिमनी को मेंटेन रखेंगे। अब यहां पे ब्रिटिश अपनी कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अपनी हेजिमनी बरकरार रखी। अब कब से कब तक? 1815 से फॉर्मली 1914 तक, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर I। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक वैक्यूम मिलेगा आपको। दूसरा हेजिमन आपको कहां पे मिलेगा? 1945 में। ऑल्दो आप यहां पे काउंटर कर सकते हो कि सर 1945 के बाद केवल यूएसए हेजिमन नहीं था। यूएसए तो एक सुपर पावर है ही, लेकिन यूएसए के काउंटर में यूएसएसआर भी बिल्कुल था। यस, बिल्कुल था, लेकिन इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें तो यूएसए हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ हेजिमनी। और अगर आपको ये नहीं कहना कि हेजिमनी कंप्लीट था, तो मैं कह सकता हूं 1991 के बाद तो कंप्लीट हेजिमनी तो है ही है। तो फॉर्मली 1945 से अगर यूएसए की हेजिमनी माने तो 100 साल तक इट शुड हैव गॉन टिल 2045 2050। बट अगर मैं यहां पे एक डेट डाल दूं 2021, क्योंकि आज की बात कर रहे हैं हम लोग, 2021 में क्या हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका है और उनकी हेजिमनी पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं दैट यूएस इज नो मोर हेजिमनी, देयर हेजिमनी इज इन रिट्रीट, एंड इट इज क्वाइट ट्रू। अब सवाल उठता है ये क्यों हुआ, राइट? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप इस समय के बारे में जरूर सोच रहे होंगे सर 1914 से लेकर 1945 तक जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें ये गैप क्यों है? इसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज। यहां पे कोई हेजिमन नहीं रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स में रहता है इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है, कोई हेजिमन फिर एमर्ज हो जाता है। तो यूएस जैसे एमर्ज हुआ। दिस इज द हेजिमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी बाय चार्ल्स किंडरबर्ग। अब सवाल ये उठता है कि 2021 में हेजिमनी यूनाइटेड स्टेट्स की क्यों कम हो रही है? व्हाई यूएस इज इन रिट्रीट? अब इसकी जिम्मेदार है 4 लोग, 4 प्रेसिडेंट्स, इनेप्ट प्रेसिडेंट्स फ्रॉम 2000 टू 2021। देखिए 4 प्रेसिडेंट्स के एरा में क्या हुआ है। सबसे शुरुआती दौर में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो वॉर स्ट्रेटजीज है, उसकी वजह से यूएस कंटिन्यू डिक्लाइन में है, और ये डिक्लाइन बहुत ज्यादा स्तर तक हम देख सकते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में विद द अफगानिस्तान विड्रॉवल। व्हाट डिड जॉर्ज डब्ल्यू बुश डू? देखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, पहले एंटर किया उन्होंने अफगानिस्तान 2001 में वॉर ऑन टेरर करके, उसके बाद वो इन्वॉल्व हुए इराक में। तो दोनों वॉर अभी तक चल ही रहे हैं। अफगानिस्तान से विड्रॉ हो चुके हैं, इराक से भी कहा है कि इस साल के एंड तक जो भी कॉम्बैट फोर्सेस है वो विड्रॉ कर जाएंगे। तो these wars continued for 20 years. It led to decline of USA in terms of money, in terms of strategic clout. अब इसके बाद ओबामा, ऑल्दो सबको लगता है कि ओबामा के जो 8 साल थे 2008 से 2016 तक, दे हैव बीन प्रीटी डिसेंट, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इस समय पे बहुत एक्सटेंसिव डिक्लाइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का। यस, द सेम पॉलिसीज अफगान, इराक हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस कंटिन्यूड। इसके अलावा इनका बहुत बड़ा फेलियर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सीरिया पॉलिसी। इसके अलावा अगर हम लोग ओबामा टेन्योर के बारे में बात करें, ओबामा टेन्योर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, रशिया और चाइना को इतने ज्यादा असर्टिव बने हैं कि उन्हें अगले प्रेसिडेंट्स कंट्रोल या फिर रेगुलेट नहीं कर पा रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द 8 years ऑफ ओबामा पीरियड,
रशिया वॉज वेरी असर्टिव, राइट, शुरुआती दौर में जॉर्जिया में हम लोग कह सकते हैं, उसके बाद यूक्रेन में, फिर चाइना की असर्टिवनेस तो वी नो, क्योंकि पिछले 10 सालों में चाइना ने इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्लाउड पाया है बिकॉज ऑफ फेलियर्स टू एंटिसिपेट फ्रॉम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टू लार्ज एक्सटेंट। अब जब ओबामा में कहूंगा देन जो बाइडन ऑल्सो, बिकॉज 8 years ही वॉज ए वाइस प्रेसिडेंट टू बराक ओबामा। उसके बाद 4 साल थे ट्रंप एरा के, ऑल्दो ट्रंप एरा रादर एराटिक एरा, एन एबरेशन हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ही डिड ट्राई टू रिवर्स, यानी कि रशिया के साथ एक हार्डलाइनर अप्रोच, चाइना के साथ हार्डलाइनर अप्रोच, और जो डिक्लाइन शुरू हुई थी अफगानिस्तान से विड्रॉ करने की बातें की, इन्होंने कहा कि वी विल हैव अ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, और जब से बाइडन आए हैं जनवरी से, तब से इट हैज कंटिन्यूड, यानी कि अफगान विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है, द पॉलिसी इज कंप्लीटली डिक्लाइनिंग, यूएस इज कंप्लीटली डिक्लाइनिंग, यूएस हेजेमनी इज इन रिट्रीट। अब इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, आई एम क्वाइट श्योर, राइट, यूएस इज रिट्रीटिंग, यूएस हेजेमनी इज एंडिंग। तो सवाल क्या उठता है, पिछले 20 सालों में 4 प्रेसिडेंट्स के कारण, यूएस की जो इनेप्ट पॉलिसी है उसके कारण उनकी हेजेमनी डाउन जा रही है। सवाल ये उठता है तो अगला हेजेमन कौन है? अगर यूएस की हेजेमनी नहीं है, हु इज द नेक्स्ट हेजेमन? तो आप सोच रहे होंगे चाइना फॉर श्योर, बिकॉज दे आर द वंस हु आर कंपीटिंग, दे आर द वंस इकोनॉमिकली इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रादर मोर देन यूएसए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इजंट इट? आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है, जो मैंने ट्रांजिशन फेज बताया, तो द ट्रांजिशन फेज इट अमाउंट्स टू कांस्टेंट टसल, कांस्टेंट फ्लक्स इन इंटरनेशनल ऑर्डर। तो एक और कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, इट्स कॉल्ड थुसाइडिडीज ट्रैप। अब ये थुसाइडिडीज क्या है? थुसाइडिडीज एक बंदे का नाम है, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। अब पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था 5th century BC में बिटवीन एथेंस एंड बिटवीन स्पार्टा। अब ये क्यों हुआ था? देखिए, उस समय का अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स वो स्पार्टा के पास बहुत पावर थी, मिलिट्री थी, और दूसरी तरफ था एथेंस, एक रिविजनिस्ट पावर, राइट, रिविजनिस्ट मतलब जो खुद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है। तो अगर एथेंस यहां पे बढ़ रहा है तो डर लगा हुआ है स्पार्टा में कि आगे चल के एथेंस बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा, और तो दोनों ने भी एक एक अलायंस बनाया और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, पेलोपोनेशियन वॉर, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड द ग्रीक सेटअप इवेंचुअली, राइट। तो दिस इज कॉल्ड थुसाइडिडीज ट्रैप, और ये आज भी काफी रेलेवेंट है। थुसाइडिडीज ट्रैप का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक पार्टी हूं, समझ लीजिए मैं एक बड़ी पार्टी हूं, मैं एक ग्लोबल हेजिमन हूं, तो मैंने तो अपना दबदबा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन एक दूसरी पार्टी है जो धीरे 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 बढ़ रही है, अपना पावर बढ़ा रही है, तो मेरे दिमाग में यह डाउट रहेगा कि वो आगे चल के मुझे चैलेंज कर सकते, तो मैं उसे काउंटर करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी मुझे काउंटर करेगा, तो ये काउंटर एंड एंटी काउंटर, इन सब में कंपटीशन लग जाएगा, एंड दे विल एंड अप इन अ ट्रैप टू काउंटर ईच अदर। दैट इज अ थुसाइडिडीज ट्रैप। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ब्रिटेन ने इतनी हेजिमनी कैसे मेंटेन की, इजंट इट? ब्रिटेन थुसाइडिडीज ट्रैप में नहीं फंसा? देखिए, ब्रिटेन भी थुसाइडिडीज ट्रैप में फंसा था। आपको याद होगा ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच वॉर्स, आपको याद होगा ब्रिटिश वर्सेस अदर कोलोनाइजर्स वॉर्स, जैसे कि स्पेन के साथ लड़ चुके हैं, पोर्चुगल के साथ लड़ चुके हैं, तो थुसाइडिडीज ट्रैप उनके साथ भी हुआ है, लेकिन दे वर एबल टू सक्सेसफुली काउंटर बिकॉज ऑफ देयर नेवल पावर, और इवेंचुअली बने वो हेजिमन। अब अगर हम लोग यूएस की बात करें, देखिए यूएस तो कंटिन्यूअसली थुसाइडिडीज ट्रैप में फंसा हुआ है। पहले यूएसएसआर के साथ, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर कोल्ड वॉर, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जापान के साथ, क्योंकि ऑल्दो जापान का डिफेंस उनके साथ ही था, लेकिन जापान के साथ थुसाइडिडीज ट्रैप वो चले गए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जापान ने 40 सालों में, मैं कह सकता हूँ 1945 से लेकर 40 से 50 सालों में 1990s तक इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पाली थी दैट यूएस वाज थ्रेटेंड। तो अगेन इन अ थुसाइडिडीज ट्रैप, एंड इन 21st century दे आर इन अ थुसाइडिडीज ट्रैप विथ चाइना, राइट। ऑल्दो यहाँ पे आप देख सकते हो जी जिनपिंग का स्टेटमेंट है कि चाइना एंड यूएसए शुड वर्क टुगेदर टू अवॉइड द डिस्ट्रक्टिव थुसाइडिडीज ट्रैप। अब ये डिस्ट्रक्टिव क्यों है? अंडरस्टैंडेबल सी बात है, अगर मैं हेजिमन हूं, दूसरा कंपीट कर रहा है, तो हम दोनों के कंपटीशन में तो बर्बादी होनी है, राइट। तो वो कहते हैं कि वी शुड नॉट गेट स्टक इन थुसाइडिडीज ट्रैप, बट समवेयर these two countries are stuck in this particular trap, isn't it? तो इसीलिए who is going to be the next hegemon? It is too early to say China. मेरा आंसर होगा कि चाइना कहना अभी फिलहाल गलत होगा, क्योंकि अभी कंपटीशन चलेगा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना कंटिन्यूसली। शायद आगे 2 दशक या 3 दशकों के बाद हम लोग देख सकते हैं कौन बनेगा अगला हेजिमन, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट जो भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं probably we are not going to see hegemon
in future. Why? Because the world is heading towards something called as multipolarity. Multipolarity मतलब कोई एक पावर ऐसा नहीं रहेगा जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकता है आगे चल के, क्योंकि अब इतने ज्यादा प्लेयर्स बन चुके हैं विथ न्यूक्लियर पावर्स, इतने ज्यादा प्लेयर्स बन चुके हैं हु हैज इकोनॉमिक पावर। और अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए चाइना को एनालाइज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट चाइना। अगर आप चाइना सोच रहे हो तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो मैंने आपको बताया कि हेजिमन बनने के लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। देखिए चाइना के पास ठीक है स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट पार्टी है, ओके, मिलिट्री फोर्स बिल्कुल बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, ग्रेट इकोनॉमी है, इसको भी एग्री करते हैं, ग्रेट विल है उनके पास हेजेमनिक पावर बनने की, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दो बड़ी चीजें उनके पास मिसिंग है, एक है नेशनल पावर विच इज सुपीरियर, यानी कि उनकी सॉफ्ट पावर उतनी ज्यादा है नहीं, राइट, इन टर्म्स ऑफ बिलीविंग समवन। यस, एवरीबडी रिलाइज ऑन चाइनाज मनी, चाइना के पैसों के ऊपर सब लोग निर्भर है, लेकिन चाइना के ऊपर कंप्लीट भरोसा करता है क्या कोई? नहीं। तो उनके पास वो सॉफ्ट पावर मिसिंग है। इसके साथ ही साथ उनके पास एक कमिटमेंट मिसिंग है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप करें। अगर वो खुद का सेटअप करना भी चाहते हैं तो केवल फोर्स से कोई हेजिमन नहीं बन सकता है, फोर्स के साथ साथ वो आइडियोलॉजी भी चाहिए, उस आइडियोलॉजी का एक एक्सेप्टेंस भी चाहिए, तभी जाके वो हेजिमन बन सकता है। तो दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग फ्रॉम चाइना एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन फ्यूचर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।